हेलो स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र के विचारों की सीरीज में आज नए थिंकर हैं आपके इरविंग गोफमैन। गोफमैन का जो वर्क है वो मीड के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नजर आता है और सोशियोलॉजी की जो एक नई अप्रोच, नया उपागम है, उस उपागम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये सेल्फ, जो प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इनकी फेमस पुस्तक है, उसके माध्यम से जो हमारा सोसाइटी में इंटरेक्शन किस तरीके से व्यक्ति करता है उसको एक नाटक कार्य की शब्दावली के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, नया थिंकर आपका इरविंग गोफमैन। इरविंग गोफमैन 1992 1982 इनका लाइफ टाइम रहा है। बुक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुक से आपके थिंकर के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। पहली बुक है इनकी कम्युनिकेशन कंडक्ट इन आइसलैंड कम्युनिटी, 1953 की बुक है। दूसरी बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। हर कंपटीशन में, यूजीसी नेट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक आपकी यही है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। अभी जैसे हमने बताया कि मीड ने सेल्फ की बात की है और उन्होंने बात की है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति एक्शन करता है, एक आपका इम्पल्सन, कंजप्शन, परसेप्शन, वो जो उन्होंने पूरा पर्सपेक्टिव बताया है कि इंटरनल भी हमारा एक एक्ट करने के लिए बॉडी प्रेरित होती है और बॉडी किस तरीके से अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है थ्रू द एक्ट। एक्ट को उन्होंने बताया है। इसी तरीके से उस चीजों को आगे लेकर के ये बढ़ते हैं कि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हम किस तरीके से आई मी बन जाता है, एक अपना पर्सनल एरिया है, निजी लाइफ है, निजी लाइफ से अलग हटके हम दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, उसका डिस्कशन आपका इस बुक में किया गया, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1953। असाइलम्स, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन है। बिहेवियर इन पब्लिक पैलेस, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। रिलेशन इन पब्लिक, स्टिग्मा, इंटरेक्शनल रिचुअल्स, फ्रेम एनालिसिस, जेंडर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जेंडर एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है, लिंग विज्ञापन की बात की गई है। फॉर्म ऑफ टॉक, आप देखोगे ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसको लेकर के पूछे जाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। आप देखोगे जब गोफमैन को हम पढ़ते हैं तो गोफमैन के क्लियर कट कॉन्सेप्ट हैं। मीड की जो थ्योरी है उसको आगे बढ़ाते नजर आते हैं, सूट्स एथनोमेथोलॉजी, और इसके बाद आपका नाटककारिता की शब्दावली दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में। तो ये थिंकर इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। इरविंग गोफमैन का जन्म कनाडा में हुआ था। बेटा कभी कभी आजकल ये ट्रेंड आया है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इरविंग गोफमैन कहां से बिलोंग करते थे, तो कनाडा में हुआ है इनका जन्म। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अध्ययन प्राप्त किया। यहाँ में विद्वानों से जुड़े। किन किन विद्वानों का रोल इनमें दिखता है? जी.एच. मीड। फिर आप देखोगे ब्लूमर। ब्लूमर ने मीड की थ्योरी को आगे बढ़ाया है और इसके बाद आप देखोगे गोफमैन की बारी आती है। ठीक है बेटा, मीड की थ्योरी को ब्लूमर ने आगे बढ़ाया है और ब्लूमर की थ्योरी को गोफमैन ने आगे बढ़ाया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। एडवर्ड सील एवं वेनफील्ड प्रमुख है इनके विचारों में, इनके विचारों से प्रभावित ये हैं। इनकी थ्योरी पे इन चीजों का अप्रोच का भी और उनकी थ्योरी को आगे बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने स्कॉटलैंड के रतीलैंड द्वीप समूह में एक द्वीप के लोगों का अध्ययन किया है। इन्होंने ये अध्ययन आपका किया है। इस अध्ययन में उन्होंने नाटककारिता, ड्रामेटोग्राफी की जो वर्डिंग है उसको यूज किया है। नाटककारिता, स्वयं के प्रतिनिधि आदि के बारे में विचार किए हैं। इन्होंने जो डेली लाइफ है, हमारी डेली लाइफ में हम अपना रोल जो परफॉर्म करते हैं, इसमें आप देखोगे बैक और फ्रंट, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। बैक और फ्रंट, जब कोई करता अपना रोल प्ले करता है सोसाइटी में तो उसे इन्होंने फ्रंट कहा है, और जहां वो भूमिका को परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है उसको बैक कहा है। तो ये क्वेश्चन अच्छे आते हैं और मेरा मानना यह है कि इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, क्योंकि क्लियर कट कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ जाता है। क्योंकि पहले जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट थे वहां कहीं ना कहीं हम घूम जाते हैं, बट आपका इरविंग गोफमैन एक जो थ्योरी देते हैं, सबसे ज्यादा थ्योरी आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ से पूछी जाती है और इनकी जो टर्मोलॉजी है, रोल डिस्टेंस, उसको लेकर के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को गोफमैन ने विस्तार दिया है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जी.एच. मीड की क्रिया जो थ्योरी है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं।
विस्तार दिया है। उन्होंने नाटककारिता के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। कौन सी बुक है इनकी? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में अपने विचार व्यक्त किए हैं। गॉफमैन कहते हैं, क्या कहते हैं ये? सामाजिक जगत सुव्यवस्थित नहीं है, व्यवहारों का अर्थ भी उसमें निहित नहीं है। देखना बेटा, जो हमने सोसाइटी को डायनेमिक बताया है, हमारी सोसाइटी कैसी है? डायनेमिक है। इसी वर्डिंग को ये बोल रहे हैं, बट इनके शब्द अलग अलग हैं। सामाजिक जगत सुव्यवस्थित नहीं है, यानी कि सोसाइटी में कंटिन्यू चेंजेस हो रहे हैं, व्यवहारों का अर्थ भी उसमें निहित नहीं होता है। अब किसी व्यवहार का अर्थ 1980 में कुछ और था, बट इसी व्यवहार का अर्थ 2025 में कुछ और हो गया होगा सोसाइटी में। ये चेंज आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा और इसी चेंज के लेकर के ये इन थ्योरी में प्रकाश डाल रहे हैं। सामाजिक जगत सुव्यवस्थित नहीं है, व्यवहारों का अर्थ उसमें निहित नहीं है। सामाजिक जगत और किसी विशिष्ट व्यवहार का अर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग उसे महत्व देते हैं। आप देखोगे लोगों की जो सोच है उसके बदलने के साथ साथ उन व्यवहारों का अर्थ भी बदल जाएगा। गॉफमैन के अनुसार किसी विशिष्ट दर्श का अर्थ लोग ही तय करते हैं। कौन लोग तय करेंगे? जो उस समय सोसाइटी में उस पर्सपेक्टिव के नजरिए से उस घटना को देख रहे हैं। उस घटना का जो अर्थ है उन लोगों के द्वारा तय होगा, यानी कि कोई इसका अर्थ फिक्स नहीं है। टाइम टू टाइम उन दृश्य के अर्थ उनके लिए बदल जाते हैं। आप देखोगे सोसाइटी में पहले कास्टिंग था, ऑनर किलिंग की घटनाएं थी, बट आज आप देखोगे इजीली लोग अडेप्ट कर रहे हैं इंटरकास्ट रिलेशन को, फैमिली एक्सेप्ट करनी है। यहाँ तक कि इंटर रिलीजियस मैरिज को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। हाव भाव एवं प्रतीकों का अर्थ भी वो ही तय करते हैं। इसलिए सामाजिक व्यवहार थिएटर में होने वाले नाटक के समान है। सोशल बिहेवियर इज ए लाइक एज ए परफॉर्म एक्टर इन थिएटर। कोई भी एक्टर जो थिएटर में परफॉर्म करता है उसी तरीके से हम जो आम लोग हैं वो सोसाइटी में परफॉर्म करते हैं। दिस इज द सेंट्रल की ऑफ इरविंग गॉफमैन इन हिज बुक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इरविंग गॉफमैन की, और ये इस थिंकर की सेंट्रल थ्योरी भी है। बाकी का तो इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोल डिस्टेंस वगैरह को लेकर के या कोई कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको लेकर के, हालांकि सभी बुक आपको याद रखनी है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद रखनी है। ठीक है। गॉफमैन इस सिद्धांत को समझने हेतु नाटक की शब्दावली का प्रयोग किया है। नाटक की शब्दावली का प्रयोग किया है। जैसे कौन कौन सी, यहां से आपका नेट का क्वेश्चन बनता है कि किन शब्दावली का प्रयोग इरविंग गॉफमैन के द्वारा अपने अध्ययन में किया गया है। इसके साथ साथ आपको यह भी रखना है कि किन शब्दावली का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया गया है। स्क्रिप्ट, श्रोता, भूमिका निर्वहन, रोल प्लेइंग, स्टेज। रोल प्लेइंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोई बच्चा अपनी क्लास में एज ए टीचर होकर के वो पढ़ा, टीचर नहीं आए हैं, बच्चा पढ़ाने लगा एज ए टीचर, दैट इज द रोल परफॉर्मेंस। स्टेज, जहां पे रोल परफॉर्म किया जा रहा है, मास्क आदि। अभिनय कला नाटककारिता में एक अभिनेता या अभिनेत्री दूसरे के किरदारों की भूमिका निभाते हैं। इसमें आई को यहां आप देखोगे मीड की जब हम बात करते हैं, सेल्फ की वहां पे बात की गई है, स्व की बात की गई है। यहाँ इन्होंने आई और मी की बात की है। आई निजी लाइफ है हमारी, और मी जो हम रोल पे परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में उसकी बात की है। आई मी बन जाता है जब हम कोई रोल परफॉर्म करते हैं। वह सारी प्रक्रियाएं मैं मेरा बनता है को गॉफमैन अभिनय कला के रूप में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये ही इनकी थ्योरी का मूल है। इरविंग गॉफमैन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ है आपकी। अभिनय कला में गॉफमैन ने फ्रंट और बैक शब्द का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, फ्रंट और बैक का, स्क्रिप्ट का, श्रोता का, ऑडियंस का किसने इस्तेमाल किया है? तो इरविंग गॉफमैन ने प्रयोग किया है। फ्रंट मंच पर अभिनय है, ये तो मंच पर अभिनय है, बट जैसे सोसाइटी में हम व्यवहार कर रहे हैं, सोसाइटी में व्यवहार परफॉर्म करना किसी एक्टर का, क्या परफॉर्म करना है? अभिनय। बैक उससे संबंधित तैयारी है। इस प्रकार गॉफमैन ने नाटक की भाषा का प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन में स्व की प्रस्तुति का गहन व्याख्या की है। यह बताने में सफल रहे हैं कि कर्ता अभिनेता स्व की अवधारणा को किस प्रकार व्यक्त करता है। अब आप देखोगे इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि किसी गांव में अगर रामायण का परफॉर्मेंस हो रहा है तो आप देखोगे वहां के जो
मोटे ताजे हलवाई हैं उनको रावण बना दिया जाता है। तो कई बार देखोगे वो जो रावण बने हुए हैं वो मी हैं, बट वो हलवाई के रूप में एज ए विलेज में रह रही हैं, तो वो आई हैं, यानी कि उस हलवाई को रावण का रोल प्ले करना है। तो ऐसे ही सोसाइटी में आप देखोगे कि जो हम निजी लाइफ है हमारी तो आई हैं, बट हम जब सोसाइटी में कोई रोल परफॉर्म करते हैं तो हम मी बन जाते हैं। ये गोफमैन की सेंट्रल थ्योरी है। नेक्स्ट चलते बेटा, गोफमैन की नाटककारिता के सिद्धांत को संक्षेप में बताया है। इस सिद्धांत में समाज की तुलना एक रंगमंच से की गई है, एक थिएटर से तुलना की गई है समाज की, और जैसे थिएटर में कोई एक्टर रोल प्ले करता है उसी तरीके से हम सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं, दिया हुआ रोल हम प्ले करते हैं डेली। आप देखोगे इसलिए ये सिंपल है थिंकर, क्योंकि जिन बातों को ये कह रहे हैं व्यवहारिक तौर पे हमारे द्वारा वो परफॉर्म की जा रही हैं, तो इसमें ज्यादा आपको मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है। जैसे नाटक में एक स्टेज होती है, वैसे ही समाज में कुछ जो कुछ दिखाई देता है वह समाज रूपी मंच का अग्रभाग है जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो, तथा समाज के नियम आदि जिसके आधार पर समाज चलता है वह रंगमंच के पीछे का भाग है। सामाजिक जीवन के रंगमंच के कर्तागण अपनी छवि प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, दर्शक गणों के सामने अपनी अपनी क्रिया करते हैं तथा दूसरे कर्तागणों के लिए क्यों हम दर्शक बन जाते हैं। अब आप देखोगे जब मैं अपना रोल सोसाइटी में प्ले कर रहा हूं तो मैं एज ए एक्टर रोल प्ले कर रहा हूं और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ऑडियंस है, बट जब वो रोल प्ले करते हैं तो मैं ऑडियंस बन जाता हूं और वो एक्टर के तौर पे रोल प्ले करते हैं। गॉफमैन ने अंतःक्रिया की रचना का भी विश्लेषण किया है। इंट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, अंत व्यक्ति किस तरह की अंतःक्रियाएं करता है। गॉफमैन ने रंगमंच की भाषा का प्रयोग किया है, जो ड्रामेटोलॉजी है इनके आधार पर दैनिक जीवन में सामाजिक अंतःक्रियाओं को सूक्ष्मता से समझाया गया है, ठीक है। गॉफमैन ने समाजशास्त्र में प्रचलित परंपरागत विधियों का प्रयोग किया तथा समाज के अध्ययन के लिए नाटककारिता के नवीन सिद्धांत को खोजने का कार्य किया है। इनका जो ये नाटककारिता की थ्योरी है इसको ये खोज करके लाए हैं, और इन्होंने जो मीड का काम था, ब्लूमर का काम था, सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात थी, तो उसे आगे इन्होंने बढ़ाया है। आप देखोगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन के जब मूल में हम जाते हैं तो वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और वहां पे आप देखोगे कि किस तरीके से एक्ट किया जाता है उस पर रोल प्ले करते हो। गॉफमैन की रुचि आकस्मिक मिलन, सम्मोहन की विधा, भूमिका व्यवहार, विचलन, व्यक्तिगत पहचान, मानसिक संस्थाओं, लैंगिक विषमता, विज्ञापनों की भूमिका आदि में रही है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ड्रामेटोग्राफी पे ही फोकस करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ को करना है, इनकी बुक याद रखनी है और 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस थिंक करके यही चीजें सफिशियंट है, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। इसमें गॉफमैन की दृष्टि किस किस चीज को लेकर के मीड ने इस विचार का प्रतिपादन किया था कि व्यक्ति सामाजिकृत इकाई है। ये मीड के द्वारा जो कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। आई जो मी बनता है वो सोशलाइज पर्सन है। आई क्या है, इन्होंने मीड ने कहा था ये असामाजिकृत शिशु है, असामाजिकृत शिशु है। बट जब ये सोशलाइज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सामाजिकृत हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, मी बन जाता है। इसकी बात इन्होंने की है। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। व्यक्ति समाज के माध्यम से मूल्य और विचारों को आत्मसात करता है। इन मूल्यों को वह अपने स्वप्रत्यक्षण का इस प्रकार अंग बना लेता है कि उपयुक्त अवसरों पर वे सहज भाव से उभरते हैं और उपयुक्त भावनाओं के निर्माण के आधार पर उपयुक्त क्रिया करते हैं। यानी कि जो सोशलाइजेशन के थ्रू मूल्य सीखे गए हैं उसी के आधार पर आगे एक्ट वो परफॉर्म करेगा और उपयुक्त भावनाओं के निर्माण के आधार पर ही उपयुक्त क्रियाओं को करने में मदद करते हैं। यानी कि आप देखोगे जो सोशलाइजेशन के थ्रू क्या सीखा गया है, आपका मूल्य और विचारों को इंटरनलाइज किया गया है, उन्हीं विचारों को और मूल्यों के इंटरनलाइजेशन के थ्रू वो परफॉर्मेंस की जाती है। गॉफमैन ने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बुक है, में दिन प्रतिदिन के कार्यों को विवेचित किया है और अपने मौलिक योगदान के माध्यम से उसको अधिक विस्तार में ढंग से प्रस्तुत किया है। गॉफमैन ने व्यक्तिगत संचार की प्रक्रिया का व्यवस्थित अवधारणात्मक योजना के अंतर्गत विश्लेषण किया है।
अगर हम अपनी विभिन्न विशेषताओं को देखें तो स्पष्ट होता है कि उनमें अनेक ऐसी जिनका इस तरह के अवलोकन नहीं हो सकता जिस तरह से आंखों अथवा बालों के रंग का अवलोकन हो सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पे व्यक्तिगत संचार की प्रक्रिया को व्यवस्थित अवधारणात्मक योजना के अंतर्गत विश्लेषण किया है, यानी कि जो आई है व्यक्तिगत जो निजी जिंदगी है उसकी भी बात की है इन्होंने। अगर हम अपनी विभिन्न विशेषताओं को देखें तो स्पष्ट होता है कि उनमें से अनेक ऐसी हैं जिसका इस तरह से अवलोकन नहीं हो सकता जैसे कि आंखों अथवा बालों का रंग हो सकता है। हम देख करके हमारे विचार अथवा व्यक्ति की विशेषताओं का स्वतः उद्घाटन अथवा उद्घोषणा संभव नहीं है। जो चीजें हमारी दिखाई नहीं देती डायरेक्ट उनके बारे में हम उद्घोषणा नहीं कर सकते। हमें देखकर यह कोई नहीं बता सकता कि हम वामपंथी है अथवा बुरे डॉक्टर हैं अथवा प्रोफेसर हैं। आप देखोगे जब हम किसी चीज की बात करते हैं कुछ ऐसे गुण हैं जिनको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप देखोगे वेबर का अगर देखें परिस्थिति समूह की बात की है, जैसे किसी की पोशाक देख करके आप यही बता दोगे कि ये डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है या ये आर्मी पर्सन है। तो किसको देख करके बताओगे? पोशाक को देख करके जो हमें मूर्त दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात की गई है कि किसी के व्यक्ति को देख करके उसके थॉट प्रोसेस को आप नहीं जान पाओगे कि किस आइडियोलॉजी से वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोगों के बारे में उनको समझने के संदर्भ में निर्णय लेने पड़ते हैं, ये गोफमैन कह रही है। ठीक है बेटा, गोफमैन उसी प्रक्रिया को समझाने पर जोर देते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने परिभाषित करके एक दूसरे को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं। जिस तरह के रंगमंच पर पुलिस वाले की पहचान उसकी पोशाक से बोलने चालने के ढंग से होती है। ठीक है, ये वो सेकंड पार्ट आ गया जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब पुलिस वाले को कैसे पहचानोगे? जब वो अपनी ड्रेस कोड में आएगा। या डॉक्टर को कैसे पहचानोगे? या आप देखोगे नर्स को कैसे पहचानोगे? तो कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन है सोसाइटी में जिनके मार्क्स से हम ये बता देते हैं कि ये व्यक्ति इस पद को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, गोफमैन कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें हम अपनी पोशाक, बोलने चालने के तरीके, भौतिक उपादान, लिंग, प्रजाति इत्यादि के माध्यम से परिभाषित करते हैं। ये सारी स्थितियां संचार की स्थितियां हैं। अब आप देखोगे संचार की स्थिति मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बिना बोले ही उसके पद को हम जान पाते हैं, जिनसे उन आइडेंटिफिकेशन से जो सोसाइटी में हमें बताई गई है कि पुलिस वाले की पोशाक ऐसी होती है। अब आप देखोगे क्यों बड़े होकर के लोग पुलिस वाले से डरते हैं। आप देखोगे सोसाइटी में ये है कि अक्सर छोटे बच्चे को डराते रहते हैं कि पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। तो उसका सोशलाइजेशन जो होता है उसमें मूल्यों को ऐसे अडेप्ट किया गया है कि पुलिस के बारे में एक उसके मन में इल्यूजन पैदा हो गया है और बड़ा होकर के बच्चा वो पुलिस से डरता है। तो ये क्या है, सोसाइटी में जो मूल्य आइडेंटिफाई हुए हैं, मूल्यों को इंटरनलाइज किया गया है, उसके द्वारा आने वाले समय में उसका व्यवहार उसी तरीके से कार्य करेगा, जिनमें हमारी परिस्थिति, भूमिका, हमारा चरित्र और हमारी प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त होता है। संचार की स्थितियां आप देखोगे, संचार की स्थितियां मतलब बिना बोले ही सोसाइटी में स्थिति के बारे में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और इस कम्युनिकेशन का क्या है, हमारी परिस्थिति, भूमिका, चरित्र और हमारी प्रवृत्ति इससे अभिव्यक्त होती हैं। और इसमें जो हमने पहले मार्क किया था आइडेंटिफिकेशन, उसमें सोशलाइजेशन का पैटर्न भी इंक्लूड किया था। नेक्स्ट है, इसमें हमारे व्यवहार का अधिकांश भाग सामने के संबंधों से नियमित होता है। आमने सामने के संबंधों से नियमित होता है। अब एक यहाँ पे टॉपिक आता है इनका, एनकाउंटर, आमना सामना। तो उस फेज को लेकर के ये पार्ट है आपका। हमारे व्यवहार का अधिकांश भाग आमने सामने के संबंधों से नियमित होता है, जिसमें सूचना नियोजन की प्रक्रिया आवश्यक है। हम अपनी संचारीय क्षमताओं को नियंत्रित करने में व्यस्त रहते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति हमारी पोशाक, हमारी आदतों, हमारे दिखावे में प्रस्तुत होती है। इसके माध्यम से हम स्वयं का प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ करते हैं सोसाइटी में। किसके माध्यम से? आप देखोगे जो हमारी अपीयरेंस है सोसाइटी में वो हमारी स्थिति को शो करती है। आप देखोगे ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट हो सकता है और एक सोसाइटी में हमारा प्रेजेंटेशन हो सकता है। किसी व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन, किसी व्यक्ति की स्थिति, किसी व्यक्ति की मनोस्थिति उसके पोशाक से, उसके हाव भाव से, उसके दिखने से निर्धारित होती है। उदाहरण के तौर पर अस्पताल के बरामदे में सफेद कोट पहनकर गले में स्टेथोस्कोप लगाकर एक विशिष्ट आत्मविश्वास से चलने की प्रक्रिया व्यक्ति के डॉक्टर होने का
द्योतक है, यानी कि किसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन जो है उसके पोशाक, उसके ड्रेस कोड, उसके हाव भाव, उसके संकेतों से आपको लग जाता है। न्यायाधीश का कक्ष उसके आगमन की सूचना, उसकी पोशाक, हाव भाव, उसके पद से अपेक्षित गरिमा का द्योतक है, गरिमा का, स्टेटस का। आज की जटिल समाजों में व्यक्तियों के अभ्यास पत्रक, मूर्ध शीर्ष जिसमें शैक्षिक योग्यताएं, पद, दूरभाष नंबर, मेल, फैक्स नंबर, पता इत्यादि अंकित रहते हैं, पहचान का सशक्त माध्यम बन गए हैं। अब आप देखोगे प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में इन्होंने सोशलाइजेशन को भी इंक्लूड किया है, मूल्यों को भी इंक्लूड किया है, संचार के माध्यम को भी इंक्लूड किया है, और इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की बात की है जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हम समाज में करते हैं। और इस व्यवहार के अध्ययन को पहचान करने के लिए, वह अध्ययन को बताने के लिए इन्होंने जो वर्ड यूज किए हैं वो नाटककारिता के वर्ड यूज किए हैं, ड्रामेटोग्राफी के वर्ड यूज किए हैं। वैसे आप समाजशास्त्र में देखोगे तो ये इकलौते थिंकर आपके हैं जिन्होंने समाजशास्त्रीय घटनाओं में नाटककारिता की शब्दावली का यूज किया है। अब की क्वेश्चन जो इनके बनते हैं वो ये बनते हैं कि किन शब्दों का यूज इनके द्वारा किया गया है और किन शब्दों को इन्होंने यूज नहीं किया है। बुक इंपोर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है। गोफमैन सामाजिक मामलों में व्यवहार की एक जटिल अनुष्ठान मानते हैं जिसके माध्यम से संचार नियंत्रित होता है। अब इन्होंने सोशल बिहेवियर की बात की है, पब्लिक पैलेस पे सोशल बिहेवियर कैसे होता है, एनकाउंटर कैसे होता है, सोशलाइजेशन कैसे होता है, और संचार का रोल क्या है इसमें। व्यक्ति प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है और अपनी क्रियाओं के माध्यम से स्वयं को इस तरह संचालित करता है कि वह अपनी पहचान को प्रस्तुत कर सके। जो आइडेंटिफिकेशन है अपना, उसका सोसाइटी में किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन करेगा। अक्सर अनुष्ठानों के माध्यम से बहुत छोटी और महत्वपूर्ण बात भी हमारे स्वप्रस्तुतिकरण के संचार या माध्यम से हो सकती है। अब आप देखोगे कोई भी अनुष्ठान हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम अपना स्वयं का प्रस्तुतिकरण सोसाइटी में कर रहे हैं। डेली की जो गतिविधियां हैं इनको दो पार्ट में बांटा गया है, आई और मी के लिए। मी इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हम सोसाइटी में परफॉर्म करते हैं एज ए एक्टर। बेटा इसमें पॉइंट्स नोट करते चलना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। काफी सिंपल थ्योरी है इनकी, और पूरी जो सोसाइटी में घटनाएं हैं, सोसाइटी में डे बाय डे की एक्टिविटी हैं, उनको इन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एवरीडे लाइफ में अच्छे तरीके से समझाया कि कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में किस तरीके से अपने एक्ट करता है। ठीक है, इसमें आगे चलोगे। गोफमैन ने इस संबंध में शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया के माध्यम से चिकित्सक के व्यवहार की व्याख्या की है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट आता है रोल डिस्टेंस, भूमिका दूरी, उसे अच्छे से समझ लेना बेटा। यहाँ पे काफी पीजीटी की परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, रोल डिस्टेंस वर्ड यूज बाय इरविंग गोफमैन। याद रखना ये मेमोराइज का है। अब रोल डिस्टेंस किसे कहते हैं उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। चिकित्सा के व्यवहार की व्याख्या की है। शल्य चिकित्सा के संबंध में प्राय है अपेक्षा करते हैं कि हम उन चित्रपटों पर देखा है कि जिनके अंतर्गत अत्यधिक तनावपूर्ण, गंभीर और चिंता के वातावरण को प्रस्तुत किया गया है। गोफमैन ने यह देखा कि शल्य चिकित्सा के कक्ष में चिकित्सक अक्सर छोटे मोटे हास परिहास और इधर उधर की बातचीत करते रहते हैं। थोड़ा सा इंटरप्ट यहाँ करूंगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी अखबारों में खबर देखने को मिलती है कि डॉक्टर ने पेट में कैंची छोड़ दी, पेट में कपड़ा छोड़ दिया, जिससे कि दो महिलाएं हैं भाई वो 2 साल तक पेट दर्द था और बाद में ऑपरेशन कराया गया तो पता चला कि जब पहला ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर से वहाँ इंस्ट्रूमेंट छूट गया था, कोई वस्तु या कपड़ा छूट गया था। तो ये क्या है कि वहाँ एक परफॉर्मेंस होती है ऑपरेशन थिएटर में, एक सीरियस बड़ा एक माहौल बना हुआ है, बट डॉक्टर वहाँ पे जो माहौल तय करते हैं वो हंसी मजाक का करते हैं। इससे क्या एक पॉजिटिव इंडिकेशन जाता है, जो पेशेंट है वो सीरियस नहीं होता है, वो का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि डॉक्टर सीरियस नहीं है, वो इजीली हैंडल करेगा ये स्थिति को। बट इसी स्थिति को जब वहां देखोगे कि डॉक्टर जो है उस सिचुएशन को हास परिहास के माध्यम से जो व्यक्त कर रहा है, उसी चीज को उन्होंने रोल डिस्टेंस के रूप में बताया है। ठीक है, रोल डिस्टेंस को उसी सिचुएशन से कंपैरिजन किया है जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, जिसका उसके काम से कोई संबंध नहीं होता। गोफमैन के अनुसार इस तरह का व्यवहार चिकित्सक यह दर्शाने के लिए करता है कि संपूर्ण स्थिति उसके नियंत्रण में है। अब आप देखोगे ना, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आपका यहां से बनता है
टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 में पहली यूनिट है आपकी। जब कोई शिक्षक कक्षा में एंट्री करता है, बच्चों के सामने जाता है और उसका एनकाउंटर जो बच्चों से होता है, आमना सामना होता है, तो टीचर बिल्कुल अपने फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, एक हल्की सी मुस्कान, कॉन्फिडेंस टीचर का अगर होगा क्लास में, तो बच्चे उस पर ज़्यादा बिलीव करेंगे और प्लेसिबो इफेक्ट के तहत लर्निंग बच्चों की अच्छी होगी। टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में यहाँ टीचर का कॉन्फिडेंस क्लास में बच्चों के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। अगर वहाँ टीचर घबरा रहा है क्लास में प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस उस पर नहीं जम पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पेशेंट है, पेशेंट सोचता है कि जो डॉक्टर हैं वो वेल अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे और उनकी जो कंडीशन है वो इस तरीके की होती है, वहाँ कॉन्फिडेंटली वो उस चीज़ को कवर करते हैं। डेली उनकी ये एक्ट की बातें होती हैं, डेली उन चीज़ों को करते हैं और एक्सपर्टाइजेशन उनका है। बट इसी चीज़ को गोफमैन रोल डिस्टेंस के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, संपूर्ण स्थिति उनके नियंत्रण में, वह अपने कार्य को विश्वास और सहजता के साथ करने की क्षमता रखते हैं। इस घटना को गोफमैन भूमिका दूरी की संज्ञा देते हैं, रोल डिस्टेंस। तो रोल डिस्टेंस वो कक्ष है जिसमें कि डॉक्टर सीरियस कंडीशन में हंसी मजाक और खास प्रयास वाले एक्ट कर रहे हैं, उसको रोल डिस्टेंस यहाँ पे बोला गया है। काफी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें रोल डिस्टेंस कॉन्सेप्ट गिवन बाय तो इरविंग गोफमैन है आपके। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना बेटा कहीं पे। बुक इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ड्रामेटोलॉजी आइडिया, नाटककारिता के विचार, प्रभाव प्रबंधन। एक इन्होंने वर्ड यूज किया है प्रभाव प्रबंधन। उस रूप को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है जिसके द्वारा कर्ता किसी सामाजिक परिस्थिति में प्रभाव बढ़ाने हेतु प्रतीक संकेतों को काम में लाते हैं। आमने सामने के इंटरेक्शन पर बल दिया है। प्रभाव प्रबंधन में यहाँ कर्ता के द्वारा जिन चीजों को अपने मैसेज को स्ट्रोंगली परफॉर्म करने के लिए यूज किया गया है, उसी चीज को यहाँ प्रभाव प्रबंधन की श्रेणी में गोफमैन के द्वारा लेकर के आया गया है। अब आप देखोगे जैसे कि कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है, अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो दो तरीके आपके हो सकते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका है, भाई अपना सामान उन्होंने ऐसे लगाया जी एज यूजुअल और अपनी मार्केटिंग उन्होंने शुरू की और अपना एक नॉर्मल तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया। बट एक नया ट्रेंड है जिसमें कि वेल एक डिजाइनर बुलाया गया है, पहले से डिजाइन चीजें कराई गई हैं और उसके बाद अपना मार्केट में उन्होंने चीजें लेकर के आए हैं, ओपनिंग की है। अब आप देखोगे ये प्रभाव प्रबंधन ही मार्केट में ग्राहक पर इंप्रेशन डालेगा। तो यहाँ पे प्रभाव प्रबंधन का जो जिक्र इन्होंने किया है, ये कर्ता के द्वारा किसी सामाजिक परिस्थिति में प्रभाव बढ़ाने हेतु संकेतों का जो प्रयोग किया गया है, ये आपका प्रभाव प्रबंधन इन्होंने कहा है। और ये ज्यादातर आप देखोगे आपका इसमें यूज होता है नाटककारिता के सिद्धांत में। फ्रंट मी है, रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बैक है आपका जहां पे हमारी निजी जिंदगी है। प्रभाव प्रबंधन अभिनय भूमिका को प्रभावी बनाते हैं, रोल प्लेइंग को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। अभिनेता का व्यवहार अवलोकनीय है। अब कोई व्यक्ति अगर व्यवहार कर रहा है तो उसे हम अवलोकन कर रहे हैं यहाँ पे। बैक क्या है, मंच पर जाने के लिए तैयारी, जो निजी जीवन है व्यक्ति का वो बैक है। सेल्फ विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अभिनय की तैयारी करता है। अब आप देखोगे ना, जो सेल्फ है वो विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से तैयारी करता है। अभी मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी, जब रामायण का रोल प्ले करता है वो पर्टिकुलर एक गांव का हलवाई जो हेल्दी है काफी और ये शो कर रहा है कि भाई वो रावण के लिए फिट बैठेगा। हम एक इमेजिनरी है कि जो हम एक पोस्ट पर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं। आप देखोगे जब हम छोटे बच्चे से रावण की बात करते हैं तो उसके मन में ये है कि भाई रावण बड़ा मजबूत अच्छा ठाड़ा होगा। आप देखोगे कि किसी पतले दुबले पतले व्यक्ति को रावण आप बना लीजिए तो उस एक्ट में दर्शक गणों को मजा नहीं आएगा। तो आप देखोगे कि जो ये सेल्फ है ये विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अभिनय की तैयारी करता है। यानी प्रतीक मतलब देखोगे वो मुकुट बड़ा अच्छे से, और वो देखोगे कि गोल्ड में, जैसे रामायण महाभारत हमने छोटे से बच्चों ने देखी है, आपने भी देखी है, तो एक किरदार को जो अच्छा ड्राइंग करके लेकर के आया जाता है दर्शकों के सामने, तो वो उसकी किरदार की प्रभाविता को बढ़ा देता है। अब ये ही इन्होंने बोला है कि साइन संकेतों के माध्यम से प्रभावी प्रबंधन किया जाता है। सेल्फ विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अभिनय की तैयारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इंटरेक्शन ऑर्डर।
प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट एनकाउंटर परफॉर्मेंस, प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस, कलेक्टिव सोशल ओकेजन, ये आपके शब्दावली किसके द्वारा यूज की गई है? गॉफमैन के द्वारा, इरविंग गॉफमैन के द्वारा। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखना बेटा, याद रखने की चीजें हैं। एनकाउंटर आमना सामना, कॉन्टैक्ट, इंडिविजुअल, प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस और सेलिब्रेटिव सोशल ओकेजन, ये वर्ड यूज किए गए हैं किसके द्वारा? इरविंग गॉफमैन के द्वारा, अपनी थ्योरी को समझाने के लिए, अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। और मुख्य इनका सिद्धांत प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ रहा है। टर्म यूज बाय द गॉफमैन, कौन कौन सी टर्म यूज की गई हैं? टर्म प्रभाव प्रबंधन का जो जिक्र किया था अभी हमने, इसके बाद अग्रमंच, पश्चमंच। अग्रमंच वो होता है फ्रंट, और ये पश्चमंच आपका बैक है। बैक में जहां पे यहाँ के लिए हम तैयारी करते हैं, सामना करना, केंद्रित अन्योन क्रिया, अकेंद्रित अन्योन क्रिया, इनका जिक्र किया गया है, इन शब्दावली का यूज किया गया है। फोकस्ड इंटरेक्शन यूज किया गया है इनके द्वारा, टाइम साइन बांधने वाले संकेत यूज किए गए हैं, और भूमिका तोलमोल की अवधारणा भी यूज की गई है। रोल बार्गेनिंग, ये वर्ड भी इनके द्वारा यूज किया गया है। ये आपके इरविंग गॉफमैन थे, इनकी बुक्स इंपोर्टेंट हैं, इनके कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट हैं। और मेरा मानना यह है कि इरविंग गॉफमैन की जो आइडियोलॉजी है वो सिंपल है बिल्कुल। ये सामाजिक कर्ता का जो डे बाय डे की एक्टिविटी में व्यवहार है, उसका कंपैरिजन नाटककारिता के बिहार पर करते हैं। मैन जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि किन शब्दों का यूज इनके द्वारा किया गया है और किन शब्दों का यूज इनके द्वारा नहीं किया गया है। बुक इंपोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है, और जो आपके पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और हायर एजुकेशन और आपका नेट जेआरएफ की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इरविंग गॉफमैन इंपोर्टेंट थिंकर हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट थिंकर के लिए कल मिलते हैं बेटा लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।